आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अभी हम इसी सवाल को और इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्रेमर्स रूल यानी डिटरमिनेंट्स के तरीके से पढ़ना सीखे थे। आज हम पढ़ेंगे कि यही लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा, या तो होमोजीनियस नेचर का रहेगा या नॉन होमोजीनियस नेचर का रहेगा, उसको हम मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले ये आपका लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। क्लियर हो गया। अब ये नॉन होमोजीनियस जो है इस तरीके का इक्वेशन होगा, यहाँ बराबर के बाद जो कांस्टेंट टर्म होगा ये ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो को छोड़ करके कोई भी। इसमें तो क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको क्लियर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप लास्ट वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा, क्रेमर्स रूल पार्ट 1 है ना, दो पार्ट है उसमें, पार्ट 1 आप देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये होमोजीनियस में वही पार्ट होता है कि इधर सब ज़ीरो हो जाएगा, तो ये होमोजीनियस होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दो पार्ट इसलिए पढ़ते हैं देखिए कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन कंसिस्टेंट नहीं है, मीन्स इनकंसिस्टेंट कौन है, सॉल्यूशन एक होगा या एक से ज़्यादा होगा या नहीं होगा, इसमें यही पढ़ा जाता है ना। तो इसमें जितने भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू हम निकालते हैं, तो उसको वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों मेथड आया। एक तो आपका जो हम लोग पढ़े हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यानी क्रेमर्स रूल, दूसरा हम मैट्रिक्स मेथड। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये जो आपका लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो, इसको हम ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको मैं समझाऊंगा कि क्यों लिख सकते हैं और ए है क्या। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ए क्या होता है, तो ए आपका वो मैट्रिक्स है जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ना, उसका हम मैट्रिक्स लेकर के बनाते हैं। तो देखो ये x का कोफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3, तो यहाँ से लिख देंगे a1 a2 और ये a3। क्लियर। y का कोफिशिएंट क्या है, b1 b2 b3, यहाँ पर लिखेंगे b1 b2 b3। इसी तरीके से z का कोफिशिएंट क्या है, c1 c2 ये c3। a जो है ये मैट्रिक्स है गिवन इक्वेशन का, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, जो आपका इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका कोफिशिएंट। अब कहोगे सर x क्या है, तो ये कैपिटल जो x है इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो जो वेरिएबल मौजूद है वही, तो x y z है तो हम x लिख देंगे, y लिख देंगे और z लिख देंगे, वर्टिकल है ना। ये कैपिटल X है, ये x y z जो है ये गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो वेरिएबल मौजूद है उसको लिखते हैं। अब यहाँ बात आती है कि सर b क्या है, तो b हमेशा बराबर वाले के बाद जो कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, d1 d2 d3, तो यहाँ से लिख देंगे d1 d2 d3। ये आपका कैपिटल B मैट्रिक्स हो गया। इसमें भी अगर मैं बात करूंगा कि इसको भी x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखोगे तो a आपका यही वाला आ जाएगा, x आपका यही आ जाएगा, बस b बदलेगा, b कितना हो जाएगा, 0 0 0। क्लियर ना। तो ये आपका सिंपल नॉन होमोजीनियस हो या होमोजीनियस नेचर का लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो, तो उस इक्वेशन को हम एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां a कौन से मैट्रिक्स को डिनोट करेगा ये क्लियर होना चाहिए। ये कैपिटल X क्या है, जो इसमें मौजूद वेरिएबल हो उसका कॉलम मैट्रिक्स, और b भी उसी तरीके से जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है या ज़ीरो है उसका कॉलम मैट्रिक्स। ये सिंपल हम लोग सीख रहे हैं कि a x और b क्या होता है। अब हम इसके बाद सीख रहे आगे कि अब हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि उनके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि इस इक्वेशन को मैं x इक्वल टू बी कैसे लिख दूंगा, है ना, कैसे लिखूंगा इसको। तो चलिए हम प्रूफ करके देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन, चाहे इस इक्वेशन को हम हमेशा
Ax इजकल टू बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ अब लिख सकते हैं तो किस तरीके से, तो चलिए Ax हम लिखेंगे, यहाँ से LHS पार्ट ले करके चला जाए। LHS पार्ट क्या है, A इंटू एक्स। तो x का वैल्यू आप लिख दो, यहाँ से क्या है A1 A2 A3, यहाँ से है B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको मल्टीप्लाई करना है x से, तो यहाँ पर x y और यहाँ पर z है ना। अब ये हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हो। मल्टीप्लाई अपने को क्लियर है, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1z होगा ना। इस रो को इसके कॉलम के साथ, सबके साथ एडिशन होता है, फिर दूसरे रो को इसी कॉलम के साथ A2x प्लस B2y प्लस C2z, और यहाँ से कितना हो जाएगा A3x प्लस B3y प्लस C3z। और RHS जो वैल्यू है, यहाँ से LHS पार्ट हम निकाल दिया, और RHS का जो वैल्यू है यहाँ पर, RHS का वैल्यू क्या है D1 D2 D3 मतलब B का वैल्यू। अब हम दोनों को क्या करेंगे, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसको हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स जब इक्वल हो जाए तो उसको क्या करते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, अब व्यूहों की समानता की परिभाषा से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे कि B का वैल्यू तो अपने को पता है कि यहाँ से जो RHS पार्ट है वो कितना है, RHS मतलब B, और B का मतलब यहाँ से D1 D2 D3। ये LHS RHS आपका बराबर है, तो ये बराबर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों को कंपेयर कर देंगे। LHS RHS बराबर है Ax इजकल टू B, तो हम कहेंगे ये पहला ये पार्ट यानी ये एलिमेंट की तरह काम करेगा ना। ये एलिमेंट किसके बराबर होगा, D1 के बराबर, तो हम कहेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1z, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट ही हुआ ना, फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर, तो ये D1। इस तरीके से A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू कितना, दूसरे एलिमेंट के बराबर। इस तरीके से इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के बराबर, A3x प्लस B3y और प्लस C3z इज इक्वल टू D3। अब ये क्लियर हो गया कि कोई भी या तो होमोजीनियस नेचर का हो या नॉन होमोजीनियस नेचर का कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो, उसको Ax इजकल टू B के फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हमने ये भी आपको बता दिया कि क्यों लिखते हैं और किस तरीके से ये टोटल प्रूफ आपके सामने है। अब देखते हैं हम कि कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसको हम Ax इजकल टू B के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, हम इसको क्यों लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x है वो XYZ या वेरिएबल है, A आपका मैट्रिक्स होगा, B भी एक मैट्रिक्स है। A क्या है, B क्या है, ये क्लियर हो चुका है। अब आपका इसमें टारगेट रहता है कि जो वेरिएबल XYZ मौजूद है उसका वैल्यू निकालना। तो उसका वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इसको हम प्रोसीड करते आगे, किस तरीके से काम होगा। चलिए, यहाँ पर Ax इज इक्वल टू B आपका दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, x मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, हम A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A इन्वर्स से, जब दोनों ओर A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मेन टारगेट है कि x को मैं सेपरेट कर दूं, ताकि मैं XYZ एक अलग लिखूं और बाकी का टर्म में एक साइड लिखूं। तो दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, A इन्वर्स Ax पहले से मौजूद है, यहाँ से A इन्वर्स B, ऐसा है। अब जैसे A इन्वर्स A हो गया तो देखो इस दोनों को हम एक जगह कंसिडर करेंगे और A इन्वर्स A कितना होता है, I होता है कि नहीं होता है, I होता है, तो Ix बन गया। और ये आपका वैसे ही रहेगा A इन्वर्स B। यहाँ पर लिख देंगे कि अपने को पता है कि A इन्वर्स A कहो और चाहे A इंटू A इन्वर्स कहो, किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। अब फिर देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
x ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि A इन्वर्स B के बराबर, यानी I में A से करो या I में किसी भी चीज़ के साथ, किसी मैट्रिक्स के साथ करो, हमेशा वही एलिमेंट मिलेगा जो यहाँ पर आएगा। x है तो x, A है तो A के बराबर हम लिख देंगे। ये आपका मतलब जो यहाँ पर रहेगा वही होगा, ठीक ना। तो यहाँ से ऐसा लिख दो कि I x बराबर क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x जो होगा A इन्वर्स B के बराबर होगा। अब x क्या है, एक्स वाई जेड। A इन्वर्स कितना होता है, जहाँ पर A इन्वर्स अपने को पता होता है कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के बराबर होता है। B तो आपको पता रहता है। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को x इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसके सॉल्यूशन की बात होगी तब यहाँ से x इक्वल टू A इन्वर्स B के हिसाब से इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग x y z का वैल्यू निकालेंगे। अब हम देखते हैं कोई भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसको x इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे लिख सकते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसको आप बताइए कि वो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब संगत निकाय होगा कि नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब असंगत, ठीक ना। तो यहाँ से x इक्वल टू b है तो हम जो A आपका मैट्रिक्स निकाल के रखे हैं इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ, या तो 0 के बराबर होगा या 0 के बराबर नहीं होगा, ये इन दो कंडीशन होगा। तो अगर 0 के बराबर नहीं होगा तब हम कह देंगे कंसिस्टेंट होगा। जैसे 0 के बराबर नहीं आया, डायरेक्टली हम उस सवाल का आंसर हम दे देंगे कि इसका कंसिस्टेंट होगा, संगत निकाय होगा। मीन्स इसका सॉल्यूशन होगा, उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उसके वैल्यू निकलेंगे, और उसको मैं कहता हूँ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब x का वैल्यू आएगा, y का कोई सेपरेट वैल्यू आएगा, z का भी वैल्यू आएगा। जितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उतने वैल्यू आएंगे, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी जो आपने मैट्रिक्स निकाला था उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले और उसका वैल्यू 0 आ गया, तब हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हुआ। अब इसको सही से पता करने के लिए कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा तो हम आगे आते हैं, एडजॉइंट A इंटू B निकालते हैं। एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A निकालना सोच लो थोड़ा सा टफ है, 3 स्टेप कंसेप्ट होता है, 1 बाई 1 निकाल लेंगे। एडजॉइंट A निकालेंगे, उसके बाद उसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट A इंटू B निकालेंगे तो या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तब कह देंगे कि फिर से कंसिस्टेंट होगा, और उस कंडीशन में एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा इनफाइनाइट होगा, मेनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B का वैल्यू 0 नहीं आया तब हम जाकर कहेंगे इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। याद रखना इस चीज़ को लेकर के, ये एडजॉइंट A निकालना थोड़ा सा टफ है, टाइम टेकन है। उसके बाद B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ये 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। 0 आएगा तो कंसिस्टेंट, नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब डिटर्मिनेंट A यानी जो मैट्रिक्स दिया गया उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है तब वो इन्वर्टिबल होता है, यानी उसका A इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। यानी हम क्या करेंगे, जैसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में लाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब उसका A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए उसको मैं बोलता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स। और जैसे ही सिंगुलर मैट्रिक्स होगा इसका मतलब उसका A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, तब हम जा कर के आगे का सवाल आसानी से बनाएंगे। ये चेक करेंगे सिर्फ
कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, सिर्फ ये चेक करना है। उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। इस पर हम 1 बाई 1 सवाल करके देखेंगे। एनसीईआरटी का ही सवाल शुरू में हम लेकर के चलते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद बहुत सारे बुक है, किसी बुक से आप फॉलो करोगे आसानी से बनेगा। ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये जो सवाल दिया गया सिर्फ उसमें लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देख करके ये बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, मीन्स संगत है या असंगत है ना। तो संगत असंगत होने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं ना, यानी इस इक्वेशन को सबसे पहले हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे तो ए यहाँ पर क्या होगा, ए आपका दो इक्वेशन है तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 2, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट। एक्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए, है ना। यहाँ पर है तो आप लिख लो ताकि एटलीस्ट आपको लिखने तो आ जाए। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, और बी यहाँ पर कितना है हम लिख लेंगे 2 और 3 इस इक्वेशन से। मुझे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देख लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 3 तो 3 हो जाएगा, माइनस का साइन देते हैं 2 into 2 कितना हो जाएगा 4। इसका वैल्यू कितना आया -1। ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है ना। तो डिटरमिनेंट ए अगर 0 के बराबर नहीं हो तो किसी तरीके का कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, डायरेक्टली हम कह देंगे कि ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा ये कंसिस्टेंट होगा। अब इसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं होगा ये सवाल नहीं पूछ रहा है, सिंपल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट होगा, सिंपल लिख देंगे आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल इसी तरीके से हम देख रहे हैं। यहाँ पर सवाल है 2x - y = 5, x + y = 4। इस तरीके से इस इक्वेशन को भी ax = b के फॉर्म में लिख सकते नहीं लिख सकते। अब यहाँ से a का कितना हो जाएगा 2/2 का, इसका मतलब सॉरी 2 इक्वेशन है तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ x का कोफिशिएंट 2, यहाँ y का कोफिशिएंट -1, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर पॉजिटिव 1। x y लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ x और y मौजूद है, ये लिख लीजिए। b यहाँ पर कितना बनेगा 5 और 4। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है तो सिर्फ मुझे डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 into 1 2 हो जाएगा, माइनस का साइन देते हैं 1 into -1 तो माइनस, तो ये पहले से माइनस है और 1 into -1 -1 तो ये प्लस ना हो जाएगा तो +1, ये कितना हो जाएगा 3। ये भी 0 के बराबर नहीं है, आराम से हम लिख देंगे कि ये क्या होगा संगत होगा, मीन्स कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं तीसरा जो मेरा सवाल है, इसको भी हम ax = b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया ax = b के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ से a कितना होगा, 2 इक्वेशन है तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा 1 3, यहाँ से x का कोफिशिएंट 2, यहाँ का x का कोफिशिएंट 6। x कितना होगा यहाँ पर आपका स्मॉल x स्मॉल y, क्योंकि ये वेरिएबल है। b कितना होगा, ये b आपका होगा, देख लीजिए ये कितना 5 और ये 8। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखो 1 into 6 माइनस का साइन देंगे 2 into 3 6, ये कितना आ गया 0 आ गया भाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो हम नहीं कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी निकालना पड़ेगा। ये जा कर के बताएगा कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2/2 का है तो 2/2 के लिए एडजॉइंट निकालने के लिए आपको डायरेक्टली बताया गया था कि किस तरीके से आप निकालोगे। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि ये दोनों वैसे ही अपने जगह पर रहेगा लेकिन साइन ओपोजिट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 जो है ये ऐसे ही रहेगा लेकिन साइन ओपोजिट। तो पहले से प्लस था तो यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन ओपोजिट। और यहाँ पर जो है 1 और 6 ये अपना जगह बदल लेता है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये 2/2 के लिए आसान मेथड था, ये डायरेक्टली बताया गया था। तो एडजॉइंट निकल गया
और b जो है आपका 5 और 8 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा यहाँ पर देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ a और इनटू b करेंगे ना, तो एडजॉइंट ऑफ a कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a मतलब यहाँ से देख लीजिए, ये 6 -3 -2 और ये 1, b के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, b कितना है यहाँ पर 5 और 8, तो हम 5 8 मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 × 5 30, फिर इसको इसके साथ तो -24 ये हो गया, फिर दूसरे रो को इस कॉलम के साथ तो -2 × 5 -10 और 1 × 8 +8, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये देखो 30 -24 6 और ये -2, ये 0 के बराबर हुआ, मतलब नल मैट्रिक्स आया नहीं नया, तो हम कह देंगे नॉट इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जब आपका डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 हो, उस कंडीशन में हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते थे, इसकी वजह से हम एडजॉइंट a × b निकाले। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो कह देंगे हम कि ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये 2/2 का हमने बताया, अगर 3/3 का दिया हो इस तरीके से हम a 3/3 का निकाल लेंगे, ये b सब निकलेगा 3/3 का। डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल करके देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा एडजॉइंट ऑफ a निकालने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये प्रोसीजर तो वही है, आसानी से हम निकाल लेंगे। ये एक्सरसाइज 4.6 है, 4.6 में 7 के बाद जितने भी सवाल है सबको उसमें ये चेक करना है कि गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट है तो इसमें जो वेरिएबल है उसके वैल्यू क्या होंगे, एग्जिस्ट अगर होंगे तो उसके वैल्यू क्या है। तो हम इस इक्वेशन को x = b के फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 नंबर सवाल है, देख लेते हैं पहले 2/2 का है। x = b के फॉर्म में लिखेंगे तो a जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा आपका, ये इसका कोफिशिएंट लिखते जाएंगे, ये आपका a हो जाएगा। x यहाँ पर कितना होगा, x एंड y, b कितना होगा यहाँ पर 4 एंड 5, ये आपका a, x और b निकल गया। अब जैसे ये निकल गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है मुझे, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट वैल्यू डायरेक्टली निकाल लो, 5 × 3 15 और ये कितना हो जाएगा 14, ये आ जाएगा 1 के बराबर। ये 0 के बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो डायरेक्टली हम कह देंगे कि ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट है, संगत निकाय है। कैसा है, संगत है, कंसिस्टेंट है। और जब कंसिस्टेंट है तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू एक एक मिलेगा आपको। क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, क्योंकि मुझे x = a 1 b निकालना है, तो a 1 निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ a तो निकालना पड़ेगा ना, तो एडजॉइंट ऑफ a निकालो। चूँकि 2/2 का है तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ a। इसमें क्या होता है, ये 2 और 7 अपने जगह पर रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले से पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये पहले से पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये दोनों अपना जगह बदल लेता है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, एडजॉइंट ऑफ a निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अपने को पता है कि इस इक्वेशन को, इसमें से एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए x = a 1 b लिखना रहता है। तो मुझे यहाँ सबसे पहले a 1 निकालना पड़ेगा। तो a 1 निकालने के लिए क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a, ये ना करना रहता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना 1, एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू कितना है आपका 3 -2 -7 5, मीन्स यहाँ से 1 से हम डिवाइड करेंगे तो उतना ही रहेगा ना, 3 -2 -7 5, ये आपका a 1 निकल गया। और जैसे a 1 निकल गया, इस फॉर्मूला में हम आकर के यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से a 1 का मतलब कितना, ये आपका यहाँ से निकल गया है 3 -2 -7 और 5 ×
बी का वैल्यू कितना है 4 और 5, यहाँ से लेंगे 4, यहाँ से लेंगे 5। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किए इस रो को कॉलम के साथ 3 × 4 12, फिर -2 को 5 के साथ तो -10, फिर दूसरे रो को इस कॉलम के साथ तो -7 × 4 कितना 28, 5 × 5 +25, ये कितना हो जाएगा 12 - 10 2 -28 + 25 -3। तो x मतलब ये कैपिटल X का मतलब क्या, x एंड y यही ना है, और इसका वैल्यू कितना आया है आपका 2 और -3। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, बराबर है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस के डेफिनेशन से क्या होता है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है, मतलब x किसके बराबर हो जाए 2 के बराबर, y किसके बराबर -3 के बराबर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू हो जाएगा -3, और यही आपका आंसर होगा। तो ये मैट्रिक्स मेथड से सवाल बनाने का तरीका है जो कि एक्सरसाइज 4.6 में दिया गया है, उसको हम आसानी से इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 4.6 का। इस सवाल में भी वही चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। जैसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात है, फिर इसका नेचर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा तो बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर होगा तो फिर XYZ का वैल्यू कितना होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो चलो ये 3/3 का 3 इक्वेशन एक सवाल हम बना के देख लेते हैं, बाकी सब ऐसे ही बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को AX = B के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे AX = B के फॉर्म में लिखेंगे तो A का यहाँ पर कितना होगा, A आपका एक मैट्रिक्स 3/3 का, तो X का कोफिशिएंट कितना 1, Y कोफिशिएंट कितना -1, Z का कोफिशिएंट कितना 1, फिर यहाँ से X का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर 1 -3। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये आपका निकल गया A। इस तरीके से X जो होगा इसमें कितने वेरिएबल है, X, Y और Z हमने लिख लिया। B जो मैट्रिक्स होगा ये कॉलम मैट्रिक्स, बराबर के बाद कांस्टेंट पार्ट ला 4 0 और ये हो गया, हमने निकाल लिया है A, X और B। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। तो चलो फर्स्ट के अलॉन्ग हम एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 1 और इसके बाद ये बंद हो जाता है, ये ना बचेगा, तो 1 × 1 1, माइनस का साइन आता है तो प्लस हो जाएगा 1 × 3 3, फिर यहाँ से माइनस हम साइन देते हैं, लेकिन पहले से माइनस है तो ये +1 डिटर्मिनेंट है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज़। ये -1 है तो ये बंद तो 2 × 1 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। फिर अब आएंगे किस पर, इस वाले पर, तो ये प्लस ही होता है तो +1, ये बंद करने के बाद ये बचेगा तो 2 × 1 2 और -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 × 4 4 ही होगा, +2 + 3 5, अब 5 × 1 5 होगा, 2 - 1 1, तो यहाँ से +1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 5 9 + 1 10, ये 10 आ गया, नॉट = 0। जैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर कंसिस्टेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट नॉट = 0 पर, तो जस्ट इसके बाजू हम लिख देंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी XYZ का एक एक वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद क्लियर। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालेंगे तब ना A इन्वर्स निकलेगा, तो हर एक एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करेंगे। यही एक प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये प्रोसेस लेंथी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सीख तो गए हम। तो यहाँ से लिखेंगे फॉर एडजॉइंट ऑफ A, ठीक ना, एक एक एलिमेंट का हम निकाल देंगे। पहले एलिमेंट A11 के लिए तो हम क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 + 1 × अब इसको हम बंद कर देते हैं, 1 है पहला वाला तो इसको बंद कर देंगे, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा 1 और ये +3 डिटरमिनेंट वैल्यू है ना उसका मैट्रिक्स, तो ये कितना हो जाएगा
4। फिर हम निकालेंगे A12 दूसरे एलिमेंट का, तो -1 के पावर 1 + 2। ये क्लियर है आपका, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 + 3 = -5। सिमिलरली A13 हम निकालते चलेंगे। A13 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 3 और ये हो जाए कितना 2 - 1 = कितना 1। फिर इसके बाद हम निकालेंगे A21, तो A21 कितना हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 और यहाँ से -1 - 1 कितना हो गया 2। A22 सिमिलरली A22 इस तरीके से निकालेगा ना, A22 -1 के पावर 2 + 2 और ये हो जाएगा 1 - 1 = 0। फिर A23 निकालना पड़ेगा, -1 के पावर 2 + 3 और ये हो जाएगा 1 + 1 = कितना -2। इसके बाद आप निकाल लीजिए A31, तो -1 के पावर कितना 3 + 1 और ये हो जाए कितना 3 और -1 कितना हो गया +2। फिर A32 निकालना पड़ेगा, तो -1 के पावर 3 + 2 और ये -3 और -2 कितना हो जाएगा +5। यहाँ से A33 निकालना होगा, तो -1 के पावर 3 + 3 और ये कितना 1 + 2 = 3। ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाद एडजॉइंट निकालना है, तो हम लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले तो ये जो कोफैक्टर निकाले उसको सजा दो, A11 A12 A13 रो के हिसाब से है, तो लिख देंगे 4 - 5 और 1। दूसरा कितना है A21 A22 A23, यहाँ से 2 0 और -2। फिर ये कितना है 2 5 3, तो हम लिख देंगे 2 5 3। ये कोफैक्टर निकाल दिया। अब इसका हम क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो रो में है उसको कॉलम में, इसको क्या कर देंगे 4 - 5 1। दूसरा वाला 2 0 -2, ये कितना हो जाएगा आपका ये 2 5 और 3। ये सिंपल आपका एडजॉइंट निकला। अब जैसे एडजॉइंट निकल गया, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा इन्वर्स निकालना पड़ेगा, A इन्वर्स। तो चलो A इन्वर्स हम निकाल लेते हैं। यहाँ से A इन्वर्स निकालेंगे, A इन्वर्स निकाल लेते हैं। A इन्वर्स निकालेंगे तो A इन्वर्स ले क्या होता है 1 / डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ से हो जाएगा 1 / डिटरमिनेंट A का वैल्यू कितना आया था 10, तो हम 10 लिख देंगे। और यहाँ से ये आपका कितना है एडजॉइंट ऑफ A 4 2 2, ये -5 0 5 1 -2 3, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसलिए मुझे अब सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे x = क्या होता है A इन्वर्स B। तो A इन्वर्स B, अब A इन्वर्स का मतलब कितना 1/10 और ये कितना 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। B का वैल्यू कितना है 402, यहाँ से 402। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करना है सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 1/10 तो वैसे ही रहेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम के साथ, तो 4 × 4 16 हो जाएगा, 2 × 0 ये हो जाएगा 0, फिर 2 × 2 कितना हो गया 4, रन देंगे। फिर दूसरे रो को इस कॉलम के साथ, तो -5 × 4 कितना हो जाएगा -20, 0 × 0 0, 5 × 2 10। फिर तीसरे रो को कॉलम के साथ 1 × 4 4, -2 × 0 कितना 0, 3 × 2 कितना 6, ये कितना हो गया सॉरी ये 1/10 रहेगा आगे। 16 + 4 20, -20 + 10 -10, 4 + 6 10। अब ये क्या हो गया ये मैट्रिक्स है,
तो हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 1/10 20 तक कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये x जो है, ये वाला x, ये x y z है ना, और इसका वैल्यू राइट साइड का वैल्यू कितना आया था 2 -1 1। अब इसको कंपेरिजन कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आया 2, y का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ से, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू कितना हो गया 1। तो ये ज़रा लेंथी प्रोसेस है लेकिन आसान है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, किसी भी सवाल का आंसर आसानी से दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है कौन सा स्टेप है? आप हर एक स्टेप को सही तरीके से लिखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखिए।